और हमारे और आपके दरमियान मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर और उम्मत मुस्लिमा के बहुत कीमती असासा जनाब डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अभी स्टार्ट हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं दावत देता हूँ बड़े एहतराम के साथ जनाब डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब को, और टेक्निकल टीम से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मोर्चे को संभाल लें और सारे सिस्टम को अपडेट कर दें। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से भी, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सारी तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और हम सबको उसी की तरफ लौट के जाना है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब और उनके साथियों, राफिज़ सिद्दीकी साहब, नूरुद्दीन साहब, तमाम साथियों का, और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर और जनरल सेक्रेटरी साहिबान का, और आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम सब वाकिफ़ हैं हम क्यों यहाँ जमा हुए हैं, उसके ताल्लुक़ से मुझे आपको अर्ज़ करना है कि दस्तूर हिंद का हिस्सा 3, उसका उन्वान है बुनियादी हुकूक़, मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3। उसमें एक है आर्टिकल 26, बस वही महवर है इस पूरे मामले का। उसकी जो हेडिंग है, उसका जो उन्वान है, वो है मजहबी मामलात के इंतज़ाम की आज़ादी। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये उसका उन्वान है, टॉपिक। उसके तहत 3 ख़ास हुकूक़ हर मज़हब के मानने वालों को मिले हुए हैं। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार होंगे: धर्म के मामले में अपने स्वयं के कार्यों का प्रबंधन करना, संपत्ति का स्वामित्व और अधिग्रहण करना, और ऐसी संपत्ति का प्रबंधन करना। ये तीनों हुकूक़ हैं। और साथ ही साथ ये भी नोट फरमा लें कि कानून साजी जो मुल्क में होती है, पार्लियामेंट चाहे करे चाहे असेंबली करे, तो कानून साजी के अमल पर आईनी पाबंदी भी है। कानून बनाने की प्रक्रिया पर संविधान का एक अंकुश भी लगा हुआ है, वो है आर्टिकल 13(2) में, 13(2). उसमें क्या लिखा है? मुल्क ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस हिस्से, यानी जो बुनियादी हुकूक़ हैं, उस हिस्से के तहत दिए गए हुकूक़ को छीनता हो या महदूद करता हो। और इस शिक़ यानी कि 13(2) के ख़िलाफ़ बनाया गया हर कानून बेअसर तस्वुर किया जाएगा। देश ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों को छीनता हो या सीमित करता हो, और इस खंड 13(2) के विरुद्ध बनाया गया हर कानून निष्प्रभाव माना जाएगा। ये 2 दस्तूर की बुनियादी इस वक्त जो हमसे ताल्लुक़ है शिक़ें, वो आप गौर फरमा लें। इसके रोशनी में मुझे आपको ये अर्ज़ करना, मैंने 100 घंटे से ज़्यादा तक इस बिल को स्टडी किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिल, वक्फ़ बिल 2024, अमली बेज़ाब्तगियों का शिकार है और आईनी ख़िलाफ़ वर्जियों, पसमानदा इक़दामात, गैर मंतिकी बातों, गैर जवाज़ों और पेशगी तसव्वुरात से भरा हुआ है। लिहाजा पूरा बिल वज़ारत को वापस कर दिया जाना चाहिए, इस ताकीद के साथ कि इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्फ़ बिल 2024 प्रक्रियागत अनियमितताओं से पीड़ित है और ये संवैधानिक उल्लंघनों, प्रतिगामी कदमों, तर्कहीनताओं, अनुचितताओं और पूर्वाग्रहों से भरा हुआ है। इसलिए पूरा बिल मंत्रालय को वापस भेजा जाना चाहिए और ये निर्देश दिया जाना चाहिए कि इस बिल को संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाए।
ख़वातीन हज़रात, वक्फ़ बिल से और वक्फ़ क़ानून से हट कर के भी कुछ मौजूदा क़वानीन पे गौर कर लेने की बड़ी ज़रूरत है। मसलन उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983। अगर आप लोग आपस में गुफ्तगू नहीं करें तो आसानी होगी, बड़ी मिल्लत की खिदमत होगी, जज़ाकल्लाह। और फ़ोन का इस्तेमाल भी नहीं करें। उसके सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल अनलेस ही इज़ ए हिंदू by religion be eligible for being or continuing as a member of the board or executive committee or CEO or as an employee। किसी भी हैसियत से ऊपर से नीचे तक कोई बंदा जो उस ट्रस्ट का काम कर रहा हो वो हिंदू नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। हर एक को हिंदू होना ज़रूरी है। और वहीं हिंदी में सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर वो धर्म से हिंदू नहीं है, वो बोर्ड या कार्यकारी समिति के सदस्य या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कर्मचारी बनने या बने रहने के लिए पात्र नहीं होगा। साथ ही उसमें ये भी है, सुन लीजिए, उस ट्रस्ट में यूपी गवर्नमेंट के 4 सेक्रेटरीज टॉप ऑफिसर जो IAS के होते हैं और एक डायरेक्टर कल्चर और वाराणसी के कलेक्टर और कमिश्नर, ये लोग एक्स ऑफिशो बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस वो उसके मेंबर होते हैं। उनके लिए क्या लिखा है ये भी सुन लीजिए। वेयर ए मेंबर ऑफ द बोर्ड कैनॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज एज सच बाय रीजन ऑफ द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट ए हिंदू, द पर्सन अवेलेबल नेक्स्ट बिलो हिम इन दिस बिहाफ शैल बी ए मेंबर ऑफ द बोर्ड। यानी कि यदि बोर्ड का कोई सदस्य यानी राज्य सरकार का सेक्रेटरी, संस्कृति विभाग का निदेशक, वाराणसी का कमिश्नर और कलेक्टर इस कारण से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता कि वो हिंदू नहीं है तो इस संबंध में उसके ठीक नीचे उपलब्ध व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होगा। और ये बहुत अच्छा कानून है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यही मुल्क का कानून है, यही निज़ाम है, यही पूरी दुनिया का निज़ाम है। तमिलनाडु में भी वही चीज़ है। तफसील सब यहाँ मौजूद है, मैं बार बार उसको पढ़ नहीं रहा, लेकिन सब मौजूद है, ऑनलाइन भी मौजूद है, वहाँ भी यही सब लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश का भी यही कानून है, हिंदू मंदिरों के ताल्लुक़ से, हिंदू प्रतिष्ठानों के ताल्लुक़ से। और कर्नाटक का भी यही कानून है और उड़ीसा का भी यही कानून है और इसके और भी राज्यों का यही है। उसके अलावा 160 साल पुराना एक कानून है, 160 साल, 1863 का धार्मिक न्यास अधिनियम 1863, रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट 1863। उसमें ये है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ए कमिटी इन एवरी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट टू एक्सरसाइज द पावर्स फ्रॉम अमंग पर्सन्स प्रोफेसिंग द रिलीजन for the purposes of which the mosque or temple or other religious establishment was founded or is now being maintained। जिस मज़हब का प्रतिष्ठान होगा उसी मज़हब के लोग होंगे कमेटी में 100%। ये बहुत पुराना कानून है, कोई ख़ास चीज़ नहीं इसके अंदर। इसकी रोशनी में तेलंगाना और कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्डों ने पहले से ही वक्फ बिल 2024 को मुस्तरद कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है। और इस दौरान जब ये सब बातें उठी मुल्क में, तो जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस वक्त चल रही है, उन्होंने कहा कि साहब आवाम को मौका दिया कि आप अपनी बात हमसे बताइए। उसने 15 दिन का मौका दिया, जो कि 13 सितंबर को अब ख़त्म हो रहा है। काफ़ी तादाद में जवाबात पहुँचे भी हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड का उसमें बड़ा हाथ है। कहना ये अर्ज़ करना ये है कि अवामुल नास के अलावा ये काम मरकज़ी वक्फ काउंसिल, सूबाई वक्फ बोर्डों और मुल्क के नुमायाँ मुस्लिम तंजीमों व इदारों के ज़रिए मुश्तरका तौर पर किया जाना चाहिए और इस काम के लिए कम अज़ कम 1 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। ये जान लीजिए कि 2 बरस से सेंट्रल वक्फ काउंसिल को
कि उसके 20 लाजमी मुस्लिम मेंबरों और लाजमी मुस्लिम सेक्रेटरी से महरूम कर दिया गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल टॉप बॉडी है वक्फ के मैनेजमेंट के लिए। उसमें मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है, 20 मेंबर होते हैं और एक सेक्रेटरी। कानून में, रूल्स में ये लिखा है कि वो 20 के 20 मुसलमान होंगे और सेक्रेटरी साहब भी मुसलमान होंगे, यह कानून है। लेकिन पिछले 2 साल से न कोई मेंबर है और सेक्रेटरी जो मुसलमान थे उनको हटा करके एक एसपी सिंह साहब हैं, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, जो कि मिनिस्ट्री में ऑलरेडी ऑफिसर हैं। ऐसा करना वक्फ कानून के सेक्शन 9 और दस्तूर हिंद के आर्टिकल 26 की खिलाफ वर्जी है। ये भी याद रखिए कि मरकज़ी वक्फ काउंसिल अपने अंदरूनी उमूर का इंतज़ाम वक्फ की आमदनी से करती है। हमारी ही आमदनी, हमारी ही प्रॉपर्टीज़, हम उसको मैनेज कर रहे हैं, तब भी आप हमारे ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं कि 20 के 20 आपने हटा दिए, सेक्रेटरी को भी मुस्तरद कर दिया, अपना आदमी ला करके रख दिया और ख़ुद। तो इस वक्त जो बिल बना है और पेश हुआ है, उस वक्त सेंट्रल वक्फ काउंसिल में सिर्फ 2 लोग रहे हैं, एक मंत्री जी खुद और एक एसपी सिंह तेवता जो सेक्रेटरी। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की इसके अलावा भी जो कानूनी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा सा उसको समझ लेना भी अच्छा रहेगा। सेक्शन 9(4) में लिखा हुआ है कि रियासती वक्फ बोर्ड्स अपनी कारकर्दगी के बारे में मालूमात मरकज़ी वक्फ काउंसिल को फराहम करेंगे। ख़ास तौर पर उनकी माली कारकर्दगी, सर्वे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, वक्फ दस्तावेज़ात का तहफ़्फ़ुज़, वक्फ जायदादों का तजावुज़, सालाना रिपोर्ट्स और ऑडिट के बारे में। तो इतने सब काम है वक्फ बोर्ड के, वक्फ को मैनेज करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के वक्फ को मैनेज करने के ताल्लुक़ से, लेकिन सेंट्रल वक्फ काउंसिल ही नहीं है 2 साल से कम। अगर मरकज़ी वक्फ काउंसिल इस बात से मुतमईन हो कि किसी ने किसी बेज़ाब्तगी या इस एक्ट की दफ़ात की खिलाफ वर्जी के इब्तदाई शवाहिद मौजूद हैं, तो वो मखसूस मामलात पर बोर्ड, किसी भी बोर्ड से मालूमात तलब कर सकती है, उसमें अहकाम जारी कर सकती है। बड़ा पावरफुल है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। मगर सब खारिज मरकज़ी वक्फ काउंसिल नहीं है तो काम भी नहीं हुआ। और जब 2 साल से मरकज़ी वक्फ काउंसिल ही नहीं है तो बिल का मसवदा किसने तैयार किया, ये बड़ा सवाल है। बराए करम हम जेपीसी से हम सब लोग मिल करके, पूरा जलसा मिल करके जेपीसी से रिक्वेस्ट करें कि जो खाली आसामियां हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उनको पुर करें और मरकज़ी वक्फ काउंसिल के तमाम अराकीन की तकर्रुरी कानून के मुताबिक मुस्लिम तबके से करें। और कानून के मुताबिक काउंसिल का सेक्रेटरी भी मुसलमान होना ज़रूरी है, लिहाजा किसी सीनियर मुस्लिम ऑफिसर को काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाए। इस नौ तश्कील शुदा काउंसिल का वक्फ से मुताल्लिक़ हक़ाइक़, डेटा और बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा करने के अमल को चलाना और निगरानी करनी चाहिए। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका आँखों में जहन में बैठ जाए। ये वो कानून है जो कह रहा है कि इवन सेक्रेटरी भी मुसलमान होगा। नई काउंसिल, ये गौर फरमाइएगा, जो नई काउंसिल ये काम करे, जो मुल्क में काम हो, उसका इब्तदाई नुक्ता 2024 का वक्फ बिल नहीं होना चाहिए। 2024 के वक्फ बिल से शुरुआत करना ऐसा है जैसे घोड़े को पीछे कर दो, गाड़ी को आगे लगा दो, बल्कि इब्तदाई नुक्ता 2014 होना चाहिए, क्योंकि तब से वक्फ तरमीमी एक्ट 2013 को नाफिज किया जाना था। वक्फ बिल 2024 के ज़रिए मुसलमानों के साथ मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जा रहा है, ये सवाल गूंज रहा है। तो वक्फ बिल 2024 के ज़रिए हमारे साथ मुख्तलिफ सलूक क्यों किया जा रहा है, जबकि मैंने आपको अभी अर्ज़ किया कि कितने सूबों के क़वानीन हैं जिसमें ये लिखा है
कि वहाँ हिंदू प्रतिष्ठान के लिए हिंदू ही काम करेगा। अब वो मैं क्या सवाल क्यों पूछ रहा हूँ वो सुनिए। अभी जो इस वक्त कानून चल रहा है 1995 का, जिसमें तरमीम भी हो गई 2013 में, बहुत उम्दा तरमीमात हुई, बहुत मजबूत कर दिया गया है। और ये सारी एक्सरसाइज जो है ना वो इसलिए है कि जो 2013 में मजबूती दे दी गई वक्फ एक्ट को, वक्फ कानून को, वो मजबूती एक एक करके ख़त्म कर दी जाए। ये सारा खेल है 2024 के बिल का। उसमें लिखा हुआ है कि सारे के सारे मेंबर्स इसके CWC के, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, मुस्लिम होंगे। तो हुकूमत क्यों चाहती है कि इसको हटा दिया जाए? ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि मौजूदा वक्फ काउंसिल में मरकज़ी वक्फ काउंसिल के 100% अरकान का मुसलमान होना ज़रूरी है। अब नए बिल की बुनियाद पर 50% से कम अरकान का मुसलमान होना लाजमी होगा, और 2 का तो लाजमी होगा कि वो मुसलमान न हो। कहीं सुना है ऐसा? पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरी मुल्क की हिस्ट्री में कहीं सुना है ऐसा? ये साहब ये लाजमी है कि 2 मेंबर मुसलमान ना हो, यही लिखा है बिल के अंदर। ये मैं आपको एक चाहें तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कंपैरेटिव चार्ट है कि इस वक्त क्या है सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और ये बिल के ज़रिए क्या चाह रहे हैं। यहाँ एक ये भी गौर कर लीजिए कि मिनिस्टर तो होता ही होता है, चेयरमैन, है ना। उसके अलावा ये इसके अंदर ज़्यादातर के लिए कह दिया मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक अपना जो इसका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जॉइंट सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जो वक्फ का इंचार्ज हो, उसको भी मेंबर बना रहे हैं। बहरहाल वक्फ बिल 2024 में ये भी है जो मैंने आपको अभी अर्ज़ किया, कह रहे हैं कम से कम 2 मेंबर मुसलमान न हो, यह क़ैद लगाई जा रही है। तो ये हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है कि हुकूमत क्यों चाहती है कि मुस्लिम वक्फ का इंतज़ाम गैर मुस्लिमों के ज़रिए किया जाए। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ तफरीक़ है और ये आइन के आर्टिकल 15, 25, 26 और 29 की सरीह खिलाफ वर्जी है। जो स्टेट लेवल के सूबाई वक्फ बोर्ड होते हैं उसके लिए भी यही है। मैं चेयरमैन के सबको मुसलमान होना ज़रूरी है, यही कानून में लिखा है। अब ये चाह रहे हैं, अच्छा उसमें ये भी समझ लीजिए, उसमें ये भी है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और MLA जो मेंबर होने हैं, अगर वो मुसलमान नहीं हैं तो जो साबिक़ MP और साबिक़ MLA हैं उसमें से ले लिया जाए। ये कानून है, कितना खूबसूरत कानून है। ये उसको बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहते हैं, ख़त्म। उस पर भी हमें सवाल ये पूछना चाहेगा कि हुकूमत मुसलमानों से ये आइनी हक़ क्यों छीनना चाहती है। वो और भी सुनिए, अब इन्होंने कर दिया कि 11 मेंबर होते हैं हर स्टेट वक्फ बोर्ड में, उसमें से 4 के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, 7 के लिए ज़रूरी नहीं। ये हुकूमत मुसलमान होने की कानूनी ज़रूरत को सिर्फ 4 अरकान तक क्यों महदूद करना चाहती है, जबकि मौजूदा कानून के मुताबिक तमाम अरकान का मुसलमान होना ज़रूरी है। अब आइए 23(1) के ऊपर, जहाँ पर जो स्टेट का CEO है उसके लिए लिखा है कि वो भी मुस्लिम होना ज़रूरी है। तो हुकूमत मुसलमानों के उनके बुनियादी हक़ आर्टिकल 26 से क्यों महरूम करना चाहती है कि रियासती वक्फ बोर्ड का CEO मुसलमान होना चाहिए? वो क्यों कह रही नहीं हो? मज़ीद ये कि एक इस वक्त जो एक्ट है वो बड़ा अच्छा है कि 2 नाम मुस्लिम ऑफिसर्स के स्टेट वक्फ बोर्ड प्रपोज करेगा, उसमें से हुकूमत एक को अपॉइंट कर देगी। वो भी ख़त्म। वो कह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड का इसमें कोई दखल नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट जिसको चाहे बना दे। मज़ीद ये कि हुकूमत मौजूदा जमहूरी अमल और आइनी हक़ को क्यों ख़त्म करना चाहती है कि जहाँ बोर्ड 2 नाम तजवीज़ करता है और हुकूमत उनमें से एक को मुक़र्रर करती है। लिहाजा ख़वातीन वज़रात, मरकज़ी वक्फ काउंसिल, रियासती वक्फ बोर्ड्स और CEO की तकर्रुरी में हुकूमत ने मुसलमानों के इस आइनी हक़ को वापस लेने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत वो अपने वक्फ के मामलात का ख़ुद इंतज़ाम कर सकते हैं,
जो उनके ईमान और सकाफ़त का हिस्सा है। लिहाजा ये मुजज़्ज़बा तरामीम गैर आइनी हैं और नाकाबिल कबूल हैं। एक चीज़ और सुनिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ 29 सितंबर 2013 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गज़ट नोटिफिकेशन, जो तब जारी किया गया था जब 2013 में तरमीम हो चुकी थी और क़ानून बन चुका था वक्त में। उसमें ये लिखा था सच्चर कमेटी के रिकमेंडेशन की रोशनी में कि 2 ख़वातीन होंगी ज़रूर कम से कम, स्टेट वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में भी। ये 2 गज़ट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। अब हमारे मंत्री जी ने जब वक्फ बिल 2024 पेश किया तो उसमें कहा कि हम पहली बार ये ला रहे हैं कि 2 ख़वातीन हों स्टेट वक्फ बोर्ड में और सेंट्रल वक्फ काउंसिल। इस पर गौर करने की ज़रूरत है, तो पहले से मौजूद है। मरकज़ी वक्फ काउंसिल और रियासी वक्फ बोर्ड्स में 2-2 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मुख्तस करना पहले ही वक्फ तरमीमी एक्ट 2013 के ज़रिए किया जा चुका है। और सुनिए जनाब, जब से वक्फ बिल 2024 लोकसभा में पेश किया गया है, मीडिया में कुछ गलत रिपोर्टें गर्दिश कर रही हैं। उनमें भारत में वक्फ जायदादों की मसनूई तौर पर बढ़ाई गई तादाद शामिल है। इस हवाले से ये वजाहत करना ज़रूरी है कि भारत में वक्फ जायदादों की वाहिद मुस्तनद तादाद है 4,90,021 और ये जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सफ़ा नंबर 220 में अवामी तौर पर दस्तयाब है। और ये भी मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ये कोई एस्टिमेशन नहीं है। इवन हमारे साथियों ने कई जगह लिखा है, कहा है कि जैसा कि सच्चर कमेटी ने एस्टिमेट किया है, अंदाज़ा लगाया। अंदाज़ा नहीं है ये हर स्टेट वक्फ बोर्ड से लिख, मैं ही तो इंचार्ज था उस सब जमा करने के लिए सारी आदाद व शुमार। तो हर स्टेट वक्फ बोर्ड से लिख करके पूछा गया कि आपके यहाँ कितनी वक्फ जायदादें हैं, आप अपने रिकॉर्ड को देख करके बताइए। हर एक ने जो फिगर लिख के भेजी वो जमा, पूरा चार्ट मौजूद है कि किस स्टेट में कितनी है, सब बहुत तफसीली चार्ट मौजूद है, आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। वही एक ऑथेंटिक वो है फिगर। अब आगे सुनिए, बाद में GIS मैपिंग गवर्नमेंट ने करवाई, थोड़ा थोड़ा करवाई, पूरी तो करवाई नहीं। उससे मुताल्लिक़ बढ़ाई गई तादाद दरअसल काबिल इंतज़ाम यूनिट्स की है, मैनेजमेंट यूनिट्स। वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नंबर की फ़िगर नहीं है, वो वक्फ प्रॉपर्टी के फ़िगर के नंबर उसमें है ही नहीं। उसमें आप जाके देखिए, वहाँ पर लिखा है मैनेजमेंट यूनिट्स। और ये भी जान लीजिए, एक वक्फ जायदाद के अंदर एक से ज़्यादा मैनेजमेंट यूनिट्स हो सकती हैं, आमतौर से होती हैं। जो एक प्रॉपर्टी में 4 बिल्डिंगें बनी हैं तो उनके हिसाब से 4 वो हो गई मैनेजमेंट यूनिट्स। वो फिगर बढ़ कर के 8-9 लाख हो गई। वो सब उन्होंने शोर मचा रखा है, वक्फ प्रॉपर्टी 8 लाख है जबकि वो कुल 4,90,021 है। अब आपके सामने पेश हैं चंद हक़ायक़। ये जो जस्टिस सच्चर कमेटी थी, उसने देश की विभिन्न भाषाओं में 25 भाषाओं में एडवर्टीज़मेंट दिए, इश्तिहारात दिए और जनता की राय मांगी, जिसके जवाब में भारी संख्या में जनता ने वक्फ सिस्टम पर बहुत डिटेल रिप्रेजेंटेशंस भेजे। और पहले जो JPC बनी थी वक्फ, वो 1996 से लेकर 2006 तक चली थी, 10 साल। उसने और जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कम से कम 20 सूबों के दौरे किए। वहाँ पर उन्होंने वक्फ बोर्डों के लोगों, मुतवल्लियों, आवाम के विभिन्न शेड्स ऑफ ओपिनियन, सरकारी अफसरों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सबसे तफसीली मुलाकात करके और उनसे रिटन रिप्रेजेंटेशन, तहरीरी रिप्रेजेंटेशन लिए। इन जानकारियों का संकलन करने के लिए सच्चर कमेटी ने कंसल्टेंट अपॉइंट किए, क्योंकि बहुत ज़ख़ीम डेटा था, उसको कोलेक्ट करने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किए गए और नेशनल लेवल की गोष्ठियाँ की गई। इस पूरी कार्रवाई का कुल लेखा जोखा बाइंड करके मंत्रालय में दाखिल कर दिया गया था और उसकी एक और कॉपी बाइंड करके नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम में दाखिल कर दी गई थी। सब चीज़ मौजूद है, देखा जा सकता है।
इसी प्रकार जेपीसी ने भी दौरे किए और तरह तरह से आवश्यक जानकारियां ली और दोनों की रिपोर्ट्स, जेपीसी की भी और सेक्टर कमेटी की भी रिपोर्ट पार्लियामेंट के टेबल पे रख दी गई। इतना मजबूत काम हुआ। फिर कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की रिपोर्ट पेश हुई। सब कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज में 15 सेक्रेटरी थे और उसका चेयरमैन था कैबिनेट सेक्रेटरी। उन सब की रोशनी में वक्फ एक्ट 1995 में 2013 में भारी अमेंडमेंट हुए और उसको मजबूती प्रदान की गई। अब कुछ सवाल। 2013 के अमेंडेड एक्ट और रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन, उनका निफाज या कार्यान्वयन किस किस सूबे में कब कब कितना कितना हुआ और उसमें कितनी सफलता हुई, इसका स्टेट वाइज चार्ट क्या तैयार किया गया। अभी न पूछें बराए मेहरबानी, वो बात पूरी हो जाए उसके बाद इंशाल्लाह। तो ये चार्ट जेपीसी के मेंबरों को कृपया दिया जाए। सबसे पहली बार सरकार में इस प्रक्रिया की कब शुरुआत हुई कि वक्फ एक्ट 1995, जिसमें 2013 में ही भारी अमेंडमेंट हो चुके थे, उसमें फिर भारी अमेंडमेंट होने चाहिए। इस प्रक्रिया के पीछे क्या मुद्दे थे? क्या मंत्रालय के पास देश भर से रिप्रेजेंटेशन आए थे? अगर हाँ, तो किस किस सूबे से कितने रिप्रेजेंटेशन किस किस मुद्दे पर आए, उनका कोई चार्ट तैयार किया गया, उसकी कॉपी जेपीसी को पेश की जाए। क्या मंत्रालय ने सभी 29 स्टेट वक्फ बोर्डों से लिखकर उनसे राय मांगी? अगर हाँ, तो वो भी जवाब चार्ट जो है जेपीसी को दिया जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल तो थी ही नहीं, लेकिन सवाल पूछना तो ज़रूरी है। उनकी एक मीटिंग कब हुई, उसके मिनट्स कहाँ हैं? मंत्रालय ने मुतवल्लियों से लिखकर उनसे राय मांगी क्या? जितने वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उतने ही मुतवल्ली भी हैं। तो अगर हाँ, तो कितने मुतवल्लियों से जवाब आए और उसका कोई चार्ट तैयार हुआ पॉइंट वाइज के नहीं, उसकी कॉपी दी जाए। ख़वातीन व हज़रात, वक्फ मुसलमानों का मुद्दा है। देश में मुसलमानों की बहुतेरी देशव्यापी नेशनल लेवल की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं। क्या मंत्रालय ने उनसे लिखकर राय मांगी? क्या उनके जवाबों का कोई चार्ट तैयार किया गया? उसकी प्रतिलिपि जेपीसी को दी जाए। वक्फ बिल 2024 में बहुत से ऐसे प्रपोजल हैं, तजावीज़, जिनका वर्णन स्टेटमेंट ऑफ रीजंस में नहीं है। हर बिल जब पेश होता है उसके साथ एक स्टेटमेंट ऑफ रीज़न आता है। इसमें एक पेज से कम का स्टेटमेंट ऑफ रीज़न है, 4-5 चीज़ों के ऊपर हल्का फुल्का लिखा हुआ है, बाकी कोई इसमें किसी जवाज़ नहीं पेश किया गया है। सदन में बिल पेश करते समय मंत्री जी ने भी बिल के बहुत से प्रपोजल्स का कारण नहीं बताया, लेकिन मंत्रालय ने तो वक्फ बिल 2024 के हर प्रपोजल के पीछे डिटेल रीज़न लिखकर तैयार किए होंगे। मंत्रालय के अधिकारियों के पास उसकी कॉपी हो तो जेपीसी के मेंबरों को पेश की जाए और इन सभी दस्तावेज़ों को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। नाउ रिप्लेस द वक्फ। देखिए, अब मैं उस पर आ रहा हूँ कि वक्फ में प्रपोज़ल हैं क्या और उसके ऊपर हमारे कमेंट्स क्या है, हमारा तबसरा क्या है। वो कह रहे हैं कि वक्फ बिल का नाम बदल दिया जाए। वक्फ बिल का नाम बदल के क्या रखा जाए? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये कहीं सुना है आपने? तो उसका कोई रीज़न नहीं बताया, कोई वजह नहीं बताई कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, न ज़बानी न लिख करके। सरकार द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया। इस वक्फ के महत्व को, ऐसा करना वक्फ के महत्व को कमज़ोर करता है और इस प्रस्ताव को वापस लिया जाना चाहिए। सेक्शन 3 में ये कह रहे हैं, एक नई इस्तिलाह लाए हैं, उसका नाम रखा है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहाँ से शरारत शुरू हो रही है। उसको डेफिनेशंस गौर से सुनिए आप, कुछ बचा ही नहीं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन न हो। इंक्लूड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत, अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसेज एंड ऑटोनमस बॉडीज़ ऑफ बोथ द गवर्नमेंट्स and any organization and institution owned and controlled by central or state government। हो गया सब पूरा। एक्चुअली ये सरकार को कलेक्टर के माध्यम से सरकार द्वारा
अधिग्रहित वक्फ संपत्तियों को सरकारी संपत्ति घोषित करने का अधिकार देने का साधन है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिए। इसी डेफिनेशन के साथ फ़ौरन ही आगे एक डेफिनेशन और है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, नई डेफिनेशन, नई इस्तिलाह। उसके मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी जो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हो, वो पहले डिफाइन कर दिया। अब उन्होंने ज़िला कलेक्टर को ये अख्तियार दे दिया कि वो जिस वक्फ प्रॉपर्टी को चाहे सोचे कि आप लिख दे कर कि भाई ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। और अगर उसने ऐसा कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी तो उसको अपने रिकॉर्ड में भी, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी तब्दीली कर देनी है। और ऐसी रिपोर्ट आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो वक्फ बोर्ड को लिख करके ऑर्डर दे कि आप अपने रिकॉर्ड में से इस प्रॉपर्टी को खारिज कर दीजिए। ऐसी धांधली कहाँ देखी है? सेक्शन 3C(3) में, इन केस द कलेक्टर डिटर्मिन्स द प्रॉपर्टी टू बी ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, ही शैल मेक नेसेसरी करेक्शंस इन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स एंड सबमिट ए रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट। कलेक्टर तो आप जानते ही हैं, वो मातहत होता है स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी। स्टेट में काम करता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मातहत इसलिए से होता है कि वो IAS का मेंबर होता है और IAS का गवर्न होती है होम मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट से। 3C(4) The state government shall, on receipt of the report of the collector, direct the board to make appropriate correction in the records. धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 का उल्लंघन है। एक और भी सुन लीजिए, वो वही मुद्दई, वही मुंसिफ, कलेक्टर वक्फ के मामलों में ये बना रहे हैं उसको, तो किसी अधिकारी में कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियों का एक ही विषय पर विलय अनुच्छेद 50 का भी उल्लंघन है। इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। सेक्शन 3 में एक नई डेफिनेशन और ला रहे हैं तबाही के लिए, वो ये है पोर्टल एंड डेटाबेस। ये है नई इस्तिलाह। इसमें कह रहे हैं ये कि इसके मतलब ये हैं the Waqf asset management system or any other system set up by the central government, मरकज़ी हुकूमत बनाएगी और कंट्रोल भी करेगी, for the registration, accounts, audit and any other details of Waqf and the board as may be prescribed by the central government। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले रही है। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट वक्फ बोर्ड का भी ख़त्म मामला, सेंट्रल वक्फ काउंसिल अभी भी है। ये इस तरह की वेबसाइट अभी भी है, वो वामसी के नाम से है, WAMSI, वामसी के नाम से। वो सेंट्रल वक्फ काउंसिल कंट्रोल करती है, उसका ख़त्म करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले रही। और आगे जाके अभी आप देखेंगे कि ये प्रोविज़न आगे है कि जितनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे 300 साल पहले वक्फ की गई हों, उन सब को दोबारा रजिस्टर करिए यहाँ वक्फ डीड के साथ। अगर नहीं किया तो उसका वक्फ कैरेक्टर ख़त्म। वक्फ संपत्तियाँ मुसलमानों की संपत्तियाँ हैं, उन पर नियंत्रण मुसलमानों का होना चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 26 के अनुसार वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली का नियंत्रण मुसलमानों के हाथ में होना चाहिए, ना कि सरकार के हाथ में। अब ये कह रहे हैं कि वक्फ की डेफिनेशन ख़त्म करके कह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी ही वक्फ कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। अब ये अजीब मज़हका खेज़ बात है। 5 साल तक आप मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात करते हो, अगर आपने नहीं किया है तो आप वक्फ नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा मज़हका खेज़ है नहीं, और ये मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक है। किसी अन्य समुदाय के लिए किसी अन्य कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। सेक्शन 3R(1) में एक जगह कह रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट है वक्फ बाय यूज़र, नहीं कि वक्फ डीड नहीं, कोई लिखत पढ़त नहीं है, लेकिन 300 साल से वो वक्फ चला आ रहा है। किसी ने किसी ज़माने में किया था, पहले कोई ऐसा रिवाज नहीं था कुछ लिखने पढ़ने का, उसको वक्फ बाय यूज़र कहते हैं। वो एक्ट में है डेफिनेशन, जो इस वक्त कानून है उसमें मौजूद है कि वक्फ बाय यूज़र भी वक्फ है।
ये कह रहे हैं कि उसको ख़त्म करना है, इसको हटा देना चाहिए। उसको कहे वक्फ उपयोग का अधिकार, अगर आप हिंदी में कहेंगे, वो भी वक्फ है। तो उसको हटाने की ऐसी प्रस्तावित प्रक्रिया प्राचीन मस्जिदों, मकबरों, कब्रिस्तानों इत्यादि के अस्तित्व, उसके वजूद के लिए मोहलक, घातक हो सकता है, और ये प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। अतः इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। वक्फ बाय यूज़र, जो मैंने आपको अभी हिंदी बताया, वही ये इंग्लिश में है। सर्वे आयोग, सर्वे कमिश्नर वक्फ के लिए अलग अपॉइंट होता रहा है, वो बहुत अच्छा काम करता रहा है, वो ख़त्म, और उसके पावर सारे कलेक्टर को देने हैं। कलेक्टर साहब के बारे में आपको बता ही चुका अभी। वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल में इस वक्त 3 मेंबर होते हैं, एक जुडिशरी का, एक सिविल सर्विस का, और एक मुस्लिम कानून का एक्सपर्ट। तो ये कह रहे हैं अब कि उसमें से जुडिशल का मेंबर है उसको रखो, सिविल का मेंबर है उसे भी रखो, लेकिन मुस्लिम कानून के एक्सपर्ट को हटा दो। मतलब इससे ज़्यादा खुली बात क्या हो सकती है। वक्फ ट्रिब्यूनल में ऐसे विशेषज्ञ का समावेश ट्रिब्यूनल के निर्णयों की इस्लाम की आस्था और संस्कृति के ढांचे से संगति के लिए महत्वपूर्ण है, जो वक्फ संपत्तियों के संचालन और प्रशासन के लिए आधारभूत है। ऐसा करना आर्टिकल 26 में अनिवार्य किया गया है, लिहाजा इस प्रपोज़ल को डिसमिस किया जाना चाहिए। ये एक चार्ट मैंने बना दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इस वक्त क्या कानून है ट्रिब्यूनल में के मेंबरों के लिए, और ये क्या चाह रहे हैं। एक चीज़ और भी समझ लीजिए, इवन जो ये कह रहे हैं कि जो जुडिशल मेंबर है और सिविल मेंबर है उसको कंटिन्यू करिए, उसमें भी जो मौजूदा कानून है उसमें ये है कि इस वक्त जो जज हो और जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो इस वक्त सर्विस में, वही बन सकता है। अब ये कह रहे हैं रिटायर्ड भी बन जाएगा, रिटायर्ड जज भी बन सकता है और रिटायर्ड ऑफिसर भी बन सकता है। अब आप कुछ मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद सोच लिए उसमें और क्या क्या ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी। मतलब हर तरह से वक्फ मैनेजमेंट में ख़राबियाँ पैदा कर देना है। वक्फ ट्रिब्यूनल के हुक्म की आखिरी हैसियत, फाइनलिटी को ख़त्म करने की भी सरकार की तजवीज़ है। यानी कि वक्फ ने जो ऑर्डर किया वो फैक्चुअल बेसिस के ऊपर फाइनल होता है। वो हर वक्फ ट्रिब्यूनल, वो हर ट्रिब्यूनल, खाली वक्फ का नहीं, मुल्क में जितने ट्रिब्यूनल हैं सबका यही रूल है कि फैक्ट्स के बेसिस पे जो उसने कहा वो फाइनल होता है। लेकिन लॉ पॉइंट के ऊपर आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये कह रहे हैं फैक्ट के ऊपर भी फाइनल नहीं होगा, यानी कि वक्फ के ट्रिब्यूनल की अहमियत भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसा करना एक रजत पसंदाना कदम है और वक्फ जायदादों की अहमियत को कमज़ोर करता है। इस तजवीज़ को मनसूख किया जाना चाहिए। चेयरपर्सन जो स्टेट वक्फ बोर्ड का होता है, चेयरमैन, उसको हटाने की बहुत उम्दा जमहूरी इस वक्त तरीक़ेकार मौजूद है कानून में कि जो मेंबर्स हैं वो मिल करके उसको हटा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि नहीं, आप हटा भी नहीं सकते, आप अपॉइंट भी नहीं कर सकते, हम ही करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। तो जमहूरी अक़दार भी ख़त्म। जमहूरी अक़दार को बरकरार रखना जाना चाहिए और इस तजवीज़ को मुस्तरद किया जाना चाहिए। दैन 32(1) में मौजूदा कानून में वाक़िफ़ की मंशा तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई है। वाक़िफ़ जो डोनर है, जिसने वक्फ़ किया था, उसने अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि अब ये अल्लाह की हो गई और इसकी जो आमदनी है उससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद की जाए। तो वाक़िफ़ की मंशा जो है वो ज़ाहिर फाइनल है, उसको जो कह गया है वही होना। ये एक्ट में लिखा हुआ है इस वक्त, ये उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। हुकूमत इस ज़मानत को ख़त्म करना चाहती है, उस मुजब तरमीम को मनसूख कर देना चाहिए। यदि किसी वक्फ के मामले में किसी कोर्ट ने, बहुत से ऐसे मामलात हैं वक्फ के जहाँ पर कोर्ट में मामला चला और उसने कोई स्कीम दे दी और दोनों फ़रीक़ैन ने मान ली कि हाँ ठीक है, लिहाजा उसको एक्ट के अंदर लिख दिया गया कि ऐसी स्कीम अगर मान ली गई तो ठीक है, फ़ाइन, वो भी वक्फ माना जाएगा। ये उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। यदि किसी वक्फ के मामले में किसी कोर्ट ने कोई स्कीम बताई है जिसे मान लिया गया है, तो उस स्कीम के कार्यान्वयन को मौजूदा कानून में मान्यता प्रदान की गई है।
सरकार का प्रस्ताव है कि ऐसी मान्यता को निरस्त कर दिया जाए। ये प्रस्ताव न केवल वक्फ के उद्देश्य के लिए हानिकारक है बल्कि उसमें अदालत की अवमानना भी है। इस प्रस्ताव को रद्द किया जाना चाहिए। मौजूदा एक्ट 36(4) में ये गुंजाइश रखी गई है कि अगर वक्फ डीड मौजूद नहीं है लेकिन उसकी तस्दीक करने वाले दीगर शवाहिद मौजूद हैं तो वो वक्फ की शनाख्त की बुनियाद बन सकते हैं। हुकूमत की तजवीज़ है कि इस तरह का इंतज़ाम मनसूख कर दिया जाए। देन 36(4) में ही कई वक्फ बहुत पुराने हैं, अक्सर एक सदी से भी ज़्यादा पुराने हैं। वक्फ डीड्स पेश करने पर इसरार करना और पुराने वक्तों की हकीकतों को नज़रअंदाज करना एक गैर मुनसिफाना और वक्फ मुखालिफ कदम है। इसलिए 1995 के एक्ट में ये शिक बरकरार रखना ज़रूरी है और हुकूमत की तजवीज़ को मनसूख किया जाना चाहिए। अब ये है कि जो कानून ये है कि जब कोई एप्लीकेशन आए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के लिए तो वक्फ बोर्ड उसको छानबीन करे और फैसला कर दे। ये भी पावर वो कलेक्टर को दे देना चाहते हैं। कलेक्टर के बारे में मैंने आपको पहले ही अर्ज़ कर दिया। रियासती वक्फ बोर्ड को लाजमी तौर पर कलेक्टर के मातहत करने की तजवीज़ है और उसके अख्तियारात कलेक्टर को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। ये तजवीज़ के आइन के आर्टिकल 25, 26, 29 की खिलाफ वर्जी करती है और इसको मनसूख किया जाना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि 36 सेक्शन में एक नया शिक लॉ नंबर 10, उसमें ये कह रहे हैं कि अगर जो नया वो बना रहे हैं पोर्टल, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया किसी भी वक्फ का, 5 लाख में से कोई भी वक्फ, अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं, आप सोच लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कितनी प्रॉब्लम आती है, वैसे ही उसके अलावा जब नियतें साफ़ ना हो तो और क्या कहने, तो फिर उस वक्फ को के सारे कानूनी हुकूक़ ख़त्म, न वजूद के और न कहीं किसी दरवाज़े को खटखटाने के, न अदालत के, कहीं भी कुछ नहीं कर सकता, सब कानूनी हवा, उसके हुकूक़ ख़त्म हो जाएंगे। ये नया ला रहे हैं इसके अंदर। इस तजवीज़ के ज़रिए वक्फ के वजूद से मुताल्लिक़ तमाम हक़ाइक़ की सूरत हाल को ख़त्म करने की तजवीज़ पेश की गई है। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि तमाम औक़ाफ़ को इस नए पोर्टल पर रजिस्टर किया जाना है जिसे मरकज़ी हुकूमत बनाएगी और कंट्रोल करेगी। ये आइन के आर्टिकल 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी है। ये तजवीज़ वक्फ जायदादों के मफादात को महदूद और ख़राब करती है और उसे मनसूख किया जाना चाहिए। एक सेक्शन 40 है, किसी भी वक्फ जायदाद के बारे में वक्फ बोर्ड के पास कागजात मौजूद हैं, दस्तावेज़ कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है लेकिन नाजायज़ कब्ज़ा है इस पर, उस कब्ज़े को हटाने के लिए कानूनी कार्रवाई वक्फ बोर्ड करे। ये पावर वक्फ बोर्ड की ख़त्म करना चाह रहे हैं। वक्फ पर 2006 की जेपीसी और जस्टिस सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि बड़ी तादाद में वक्फ जायदादें तजावुज़ की जद में हैं, लेकिन 2024 के बिल में रियासती वक्फ बोर्ड को तजावुज़ की जद में आने वाली वक्फ जायदादों की शनाख्त करने और उसे वापस हासिल करने की इस कार्रवाई करने का हक़ दिए जाने से इनकार करने की तजवीज़ है। इसको भी मनसूख किया जाना चाहिए। अब ऑडिट, गवर्नमेंट को ये पावर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि किसी भी वक्फ के लिए कहे कि इसका ऑडिट होना चाहिए, लेकिन अब ये था कि जो भी ऑडिटर गवर्नमेंट अपॉइंट करे उसको जो फ़ीस मिलेगी वो वक्फ प्रॉपर्टी की जो आमदनी है सालाना उसके 1.5% से ज़्यादा नहीं मिलेगी। ये उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बहुतेरे वक्फ हैं, अब कुल आमदनी ही 50,000 है या 25,000 है साल भर की, और वो कह रहे हैं नहीं आप उसको 1 लाख फ़ीस दीजिए, तो कहाँ से देगा, वक्फ़ी बेचे, उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये प्रस्ताव अनुचित रूप से दमनकारी है और वक्फ के हितों के लिए हानिकारक है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। 52(4) अब बहुत उम्दा कानून मौजूद है इस वक्त कि अगर ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि हाँ फ़लाँ प्रॉपर्टी जो है जो नाजायज़ कब्ज़े में है वो वक्फ प्रॉपर्टी है और उसको जो उस पर काबिज़ है उसको चाहिए कि वापस कर दे वक्फ, और वो नहीं कर रहा,
तो स्टेट वक्फ बोर्ड जो है वो कलेक्टर को लिखता है कि आप अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उसको खाली करवा के हमें दे दीजिए, और होता भी रहा है ऐसा। लेकिन ऐसा जो बोर्ड का हुक्म होगा उसके ख़िलाफ़ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आखिरी होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल का फ़ैसला आखिरी नहीं होगा इस मामले में। द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन सच अपील शैल बी फाइनल, उसको ओमिट करना चाह रहे हैं। वक्फ अधिकरण की प्रभावशीलता बनाए रखनी चाहिए, इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिए। देन 52A2 में लिखा हुआ है कि CRPC में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जो वक्फ के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी होगी वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है, उसमें बेल नहीं मिलेगी। बहुत उम्दा कानून मस्त बना, आपको अर्ज़ किया शुरू में, बहुत मजबूत बनाया गया 2013 में उसको, अभी उसको भी ओमिट कर देना चाहते हैं। तो ये वक्फ कानून की मजबूती को कमज़ोर करता है, इसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। देन 52A4 में ये कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, इससे कम का कोई जुडिशल ऑफिसर कोई वक्फ मैटर को डील नहीं करेगा। ये उसको भी ख़त्म कर देना चाह रहे हैं कि छोटे छोटे लोग भी मुंसिफ भी कर सकता है, वो भी कमज़ोर करता है वक्फ के मैनेजमेंट को। पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिलीवर पोजीशन, अगर कोई नाजायज़ काबिज़ है, ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि तुम नाजायज़ काबिज़ हो लेकिन वो नहीं कर रहा, उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है और उसका इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें ख़त्म। ये अराजकता और कुप्रबंधन की ओर ले जाएगा, इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिए। मुतवल्ली जो है ज़ाहिर उसको हुक्म मानना पड़ता है, वक्फ बोर्ड का जो कहे यही कानून है, ये उसको भी, और अगर नहीं माने तो उसके ऊपर पेनल्टी और फ़ाइन है, ये उसको भी ख़त्म कर देना चाहते हैं कि सब लोग इत्मीनान से अपना जो चाहें करें, वक्फ बोर्ड की हुक्म अदूली नो प्रॉब्लम, उसमें कोई फ़ाइन नहीं लगेगा, पेनल्टी। इम्प्रिजनमेंट, जेल जाने को कहते हैं कि जेल जाने की भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा थोड़ा बहुत लेकर ख़त्म करो। मैं ये नहीं कि आप करोड़ों की प्रॉपर्टी पे काबिज़ रहिए, 50,000 रुपये दिए, कानूनी कार्रवाई पूरी हो गई, बस ठीक है, आप काबिज़ रहिए अभी भी। ये अतिक्रमण करने और अनुपालन न करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट एक होता है, बहुत पहले से चला आ रहा है, वो ये है कि अगर मैं अपने हुकूक़ के ताल्लुक़ से किसी मामले में ये है मेरे साथ ज़्यादती हुई है तो मैं कोर्ट में फ़लाँ कानून में जा सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ जब ज़्यादती हुई उसके बाद में 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक ही जा सकता हूँ। इस तरह के लिमिटेशंस हैं। वक्फ के मामलों में ऐसा लिमिटेशन नहीं चलेगा, ये ऐसा मौजूदा कानून में लिखा है। और ख़ाली वक्फ नहीं, जितने हिंदू प्रतिष्ठान हैं, किसी भी मज़हब के मानने वालों के लोगों के कानून हैं, वो सब में यही लिखा हुआ है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये ख़त्म कर दिया जाए, लिमिटेशन एक्ट से जो एग्जेम्पशन मिला हुआ है। ये हज़ारों वक्फ जायदादों के वजूद को ख़तरे में डालता है, इस तजवीज़ को वापस लेना चाहिए। ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट एक होता है, यानी कि अगर एक कानून और वक्फ कानून के माबैन, उसके दरमियान कोई तज़ाद है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन है, तो वक्फ कानून प्रिवेल करेगा, उसको भी ख़त्म करना चाह रहे हैं। ऐसा भी दूसरे मज़हब के लिए भी मौजूद है, वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ ख़त्म हो रहा। ये प्रस्ताव वक्फ कानून की मजबूती को कमज़ोर करता है, इसको अस्वीकार किया जाना चाहिए। सेक्शन 108 में है इवैक्वी प्रॉपर्टी, उसको भी, उसके भी जो फ़ायदे हैं वक्फ को ख़त्म करना चाह रहे हैं उसको। मेरी इतने सब सबमिशन थे आपसे, आखिर में एक मैं आपको ये भी दे रहा हूँ, आप इसका वो ले लें स्क्रीनशॉट। आज ही मैंने ये मज़मून पढ़ा है। मोहम्मद शफ़ीक़ुज़्ज़मा साहब IAS रिटायर्ड हैं, हैदराबाद में रहते हैं। उन्होंने बहुत ही पॉइंट वाइज रिबटल देते हुए, बहुत तफसीली देते हुए एक आर्टिकल उनका मुस्लिम मिरर में छपा हुआ है। इट स्टैंड्स आउट इन सब्सटेंस एंड रैशनल एंड यू मस्ट रीड इट। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस पर भी कंसिडर करे कि उसको कॉपी करके उसे पेस्ट कर दे वहाँ, जो आप कह रहे हैं कि ये आपने दिया है कि क्लिक करो और सीधे चला जाएगा ना, वो उसमें मजबूती डालने की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा मजबूत अब तक मैंने नहीं देखा। बहुत अच्छा है, आप भी देखिएगा, इंशाअल्लाह आप भी बहुत खुश होंगे। अल्लाह मियाँ उनको खुश रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे ख्याल में 2 पेज का हुआ। आप कुछ फरमा रहे थे मौलाना? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने जो सवालात उठाए वो बड़े अच्छे हैं। आप तो जेपीए के सामने अपना सबमिशन दे चुके हैं, जी। तो ये सवालात आपने उनसे किए? आई विश, मैं चाहता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि आपके सवाल का जवाब मैं बहुत मजबूती से दूं, लेकिन जेपीसी ने लिख करके हमारे ऊपर पाबंदी लगा रखी है। जितने लोग जेपीसी सामने पेश हुए हैं, पहले लिख करके भेजा, उसके बाद जब वहाँ जाके सामने बैठे तो चेयरमैन साहब ने पढ़ के सुनाया और वो मिनट्स का हिस्सा, गुदात का हिस्सा बन गया कि आप इसके मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू बाहर नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन जाहिर है, मतलब मुझे उसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर है, जब मैं आपसे यहाँ अर्ज कर रहा हूँ। बेहतर। जी। और किसी को कुछ पूछ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने सच्चर कमेटी के हवाले से ये बात कही कि वो रिपोर्ट फाइनल है, लेकिन वेस्ट बंगाल जो बोर्ड ऑफ वक्फ है, 2008 में उसका सर्वे हुआ था, आज तक उसका गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। और उसके अलावा आज तक कलकत्ता में जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसका भी सर्वे नहीं हुआ है, तो आप कैसे उसको आखिरी मान सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट नवंबर 2006 में पेश हो गई थी, आप बात कर रहे हैं 2008 की। दूसरी चीज़ ये कि सच्चर कमेटी कोई भी हो, आप ही को इंचार्ज बनाया जाए कि आप ये पूरे मुल्क से जमा करिए, तो आप ज़ाहिर है ख़त लिखेंगे और ख़त का जो जवाब आएगा उसकी बेसिस के ऊपर आप नोट कर लेंगे। इवन 18 महीने में ये काम कर लेना जो है बहुत आसान काम नहीं थी। इसीलिए मैंने कहा कि जब ये कह रहे हैं 15 दिन के अंदर सब रिपोर्ट कर दो सारी सब लोग, इसमें कोई ज़्यादा मजबूती नहीं है, तो इसमें और गहराई में सारा डेटा कलेक्ट होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आखिरी है, द ओनली ऑथेंटिक, आखिरी तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, शायद होगा भी, लेकिन ये कि द ओनली ऑथेंटिक डेटा सो फार, उसका थ्रस्ट, उसका जो नुक्ता है वो बिल्कुल अलग है। वो इस वजह से कि वो कह रहे हैं कि आपके पास 9 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं ये वो, और उसका वो दूसरा फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, उस ताल्लुक़ से उस पर गौर करने की कोशिश करें, समझने की। जी, और कोई क्या? अच्छा, शुक्रिया।